हेलो किड्स, मैं आपको कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान एनसीईआरटी का 12वां चैप्टर पढ़ा रहा था, कार्बनिक रसायन। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको समावेता पढ़ाया है और आपको क्रियाविधि जिसमें क्रियाधार और अभिकर्मक के क्रियाओं के बारे में और उनकी क्रियाविधि के बारे में बताया था। अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। क्रियाधार एवं अभिकर्मक, ये दोनों अभिकारक के ही भाग होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इनकी अभिक्रिया होने से उत्पाद बनते हैं। सामान्यतः यह देखा गया है कि जो क्रियाधार है वो एक तो ज़्यादा मात्रा में होती है और सामान्यतः वो कार्बनिक पदार्थ होती है, जबकि अभिकर्मक होती है ये सामान्यतः कम मात्रा में होती है और ये अकार्बनिक पदार्थ भी हो सकती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अभिकर्मक है, तो ये ब्रोमीन है जो कि एक अकार्बनिक पदार्थ है। इन दोनों के क्या क्या विशेषताएं हैं इनको हम देखेंगे। सामान्यतः कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाओं में आयन नहीं बनते हैं, क्योंकि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनमें सहसंयोजक बंध होते हैं। इसके कारण से उनमें आयन्स नहीं बनते हैं। केवल कुछ अवस्थाओं में जब विषमांश विदलन होता है, मैंने पिछले क्लास में बताया है, उस समय धन आयन और ऋण आयन जैसी अवस्थाएं वहां पर विकसित हो जाती हैं, क्योंकि जो सहसंयोजक बंध के टूटने से दोनों के जो साझे के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कोई एक परमाणु ले जाता है और दूसरा कम इलेक्ट्रॉन वाला हो जाता है। तो जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वो ऋण आयन हो जाते हैं और जिनमें कम चले जाते हैं वो धन आयन हो जाते हैं। ये अवस्थाएं कुछ विषमांश विदलन में देखने को मिलता है। बाकी ज़्यादातर अवस्था में जो साझे के इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों में चले जाते हैं, तो वो मुक्त मूलक बन जाते हैं। हालांकि वो भी बहुत तेजी से क्रिया कर सकते हैं, लेकिन उनमें धन आयन और ऋण आयन नहीं बनते हैं, तो आयन इनमें कम ही बनते हैं, नहीं बनते। अणु स्वयं अभिक्रिया में भाग लेते हैं, क्योंकि जब ये टूटते हैं, इनके जो बंध है वो टूट जाते हैं, तो उनके अणु या परमाणु स्वयं क्रिया में भाग लेते हैं। यह सुविधाजनक होता है कि एक अभिकर्मक को क्रियाधार और दूसरे को अभिकर्मक नाम दिया जाए। सामान्यतः वह अणु जिसका कार्बन नया आबंध बनाता है क्रियाधार कहलाता है। ये देखिए, ज्यादातर उसमें कार्बन जो परमाणु है वो नया बंध बनाता है, तो उसको हम क्रियाधार कहते हैं, और दूसरे अणु को अभिकर्मक कहते हैं। अभी हम इसमें देखते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जब कार्बन कार्बन आबंध बनता है तो क्रियाधार एवं अभिकर्मक का चयन विवेकानुसार किया जाता है। मतलब यह है कि कौन सा अभिकर्मक लेना है, कौन सा अभिकारक लेना है, यह विषफुली तय किया जाता है, सोच समझ के तय किया जाता है। और यह अवलोकित किए जा रहे अणु पर निर्भर करता है। मतलब कौन सी क्रिया हो रही है इस पर भी निर्भर करता है कि हमको क्या लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए, CH2CH2 यानी कि एथिलीन, इसको हमने क्रियाधार लिया है और ब्रोमीन को हमने अभिकर्मक लिया है। अब ये देखिए टूट रहा है और नया बंध भी बन रहा है, तो ब्रोमीन जो है यहाँ और यहाँ एक एक जुड़ जा रहा है, तो CH2Br और CH2Br ये बन गया। यानी कि ये क्या हो गया, 1,2 डाइब्रोमो एथेन हो गया। अब इसको हम एथिलीन नहीं कहेंगे, डाइब्रोमो एथीन नहीं कहेंगे, क्योंकि अब डबल बॉन्ड नहीं है, अब सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड है तो एथेन हो गया और यहाँ पर हो गया डाइब्रोमो, तो डाइब्रोमो एथेन हो गया। तो यहाँ पर हमने क्रियाधार कहा, और जैसा मैंने पहले बताया है कि ज़्यादातर एक कार्बनिक पदार्थ होता है और एक अकार्बनिक पदार्थ जनरली होते हैं अभिकर्मक। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, ये भी कार्बनिक पदार्थ है और ये भी कार्बनिक पदार्थ है। अब हम इसमें कैसे छाटेंगे, तो ये बेंजीन है और ये मेथिल क्लोराइड है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए कि बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकल रहा है और उसके जगह में मेथिल ग्रुप यहाँ पर जुड़ रहा है। देखिए एक हाइड्रोजन निकल के मेथिल ग्रुप यहाँ पर जुड़ गया और जो हाइड्रोजन निकला वो इस क्लोरीन को लेके HCl बना लिया। समझ रहे हैं? तो हमने इसलिए इसको क्रियाधार कहा, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है, ये इस अवस्था का जो कार्बन है उसने एक और कार्बन के साथ यहाँ पर बंध बना लिया, नया बंध बना लिया, इसलिए वो उसको हमने क्रियाधार कहा। ठीक है, और ये अभिकर्मक हुआ क्योंकि ये जाकर के यहाँ पर जुड़ रहा है और इसके निकले हुए H को ये लेकर के HCl बना रहा है। ठीक है, तो ये हो गया बेंजीन, ये हो गया मेथिल क्लोराइड और ये हो गया टॉलुइन। ठीक है, और ये हो गया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, अभिकर्मक
क्रियाधार के क्रियाशील बिंदु पर आक्रमण करते हैं। अब ये देखिए, अभिकर्मक जो है इसके क्रियाशील बिंदु पर अटैक कर रहा है, आक्रमण कर रहे हैं। क्रियाशील स्थान अणु का इलेक्ट्रॉन के अभाव वाला क्षेत्र होता है, एक धनात्मक क्रियाशील स्थल हो सकता है। आप यहां पर देखिए कि बेंजीन में ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड बने हुए हैं, तो जितने भी कार्बन है ना, सभी यहां पर इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि डबल डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो हाइड्रोजन के साथ उनका बॉन्ड कम बना है। तो ये सभी बिंदु जो है क्रियाशील हैं, तो किसी भी क्रियाशील बिंदु से जुड़ सकते हैं। हमने ऊपर में जोड़ा है, यहाँ 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 कहीं भी जुड़ सकता है वो, ठीक है। और ये धनात्मक क्षेत्र जैसा काम करता है। उदाहरण, अणु में उपस्थित अपूर्ण इलेक्ट्रॉन कोश या किसी द्विध्रुव का धनात्मक सिरा, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, डबल बंध हो, ट्रिपल बंध हो, तो वहां पर जुड़ जाएगा। या द्विध्रुव का धनात्मक सिरा, द्विध्रुव का मतलब होता है जिसमें धन और ऋण आवेश होता है, उसे द्विध्रुव कहते हैं। तो धन और ऋण आवेश कब होगा? जब एक तरफ से इलेक्ट्रॉन दूसरे तरफ शिफ्ट हो गया है। जैसे आप NaCl कहते हैं, तो NaCl में ये धन है और ये ऋण है। क्यों? क्योंकि सोडियम का क्लोरीन में शिफ्ट हो गया है इलेक्ट्रॉन, ऐसे को द्विध्रुव कहते हैं। तो अगर कोई कार्बनिक पदार्थ इस तरह का बना हुआ है, द्विध्रुव वाला है, जिसमें ध्रुवीयता हो, पोलरता हो, तो फिर वो धन सिरे की ओर आकर्षित होगा और वहां पर जुड़ जाएगा, ठीक है। यदि आक्रमणकारी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन धनी होता है तो इन क्षेत्रों पर आक्रमण करती है। अभी आपने समझा कि एक तरफ धन आवेश, एक तरफ ऋण आवेश है किसी अभिकारक में, तो हमने कहा धन आवेश की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि खुद उसके पास ऋण आवेश है। ऋण आवेश क्यों है? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन धनी तो मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसके पास, मतलब ऋण आवेश है, तो धन आवेश की तरफ आकर्षित होगा। यदि आक्रमणकारी स्पीशीज में इलेक्ट्रॉनों का अभाव हो तो वह क्रियाधार अणु के उस भाग पर आक्रमण करती है जो इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति कर सकता हो, यानी ऋण आवेश की तरफ। मेरे में धन आवेश है तो मैं ऋण की तरफ आकर्षित होगा, और मेरे में ऋण आवेश है तो धन की तरफ आकर्षित होगा। तो जो आक्रमणकारी है उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो सामने वाले के धन की तरफ आकर्षित होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ऋण की तरफ आकर्षित होगा, जो उसे इलेक्ट्रॉन उसको दे सकता है। उदाहरण है द्विबंध के पाई इलेक्ट्रॉन, ये उसका ऋण सिरा है, जिस पे आक्रमण कर रहा है उसका ऋण सिरा, और स्वयं धन है जो आक्रमण कर रहा है, तो पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित हो रहा है क्योंकि वो पाई इलेक्ट्रॉन उसको आसानी से मिल सकता है। तो इसको आप समझिए कि द्विबंध के पाई इलेक्ट्रॉन उसको मिल रहे हैं, इसलिए वो पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित होगा। पाई और सिग्मा दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं बंध बनाने के आधार पर, ये आप संक्रमण में पढ़े हैं। अब दो प्रकार का है, नाभिक रागी और इलेक्ट्रॉन रागी। राग का मतलब होता है स्नेह करने वाला, ठीक है। तो यहां पर देखिए, नाभिक रागी कब कहेंगे? जब वो नाभिक की तरफ आकर्षित होगा। देखिए ध्यान समझिए, परमाणु की जो नाभिक होती है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो चीजें होती हैं, जिसके कारण से नाभिक में धन आवेश होता है। तो कोई स्पीशीज अगर नाभिक की तरफ आकर्षित हो रहा है, मतलब वो धन आवेश की तरफ आकर्षित हो रहा है, क्योंकि उसके पास खुद के पास ऋण आवेश है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित हो रहा है, मतलब वो ऋण की तरफ आकर्षित हो रहा है क्योंकि खुद उसके पास धन आवेश है, ठीक है। समझ पाए इस बात को? इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाला अभिकर्मक नाभिक स्नेही या नाभिक रागी होता है। न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल, NU, समझ रहे हैं बात को? तो नाभिक की तरफ आकर्षित हो रहा है, धन आवेश की तरफ आकर्षित हो रहा है क्योंकि खुद उसके पास ऋण आवेश है। और ऋण आवेश क्यों है? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसको दे सकता है, और दे सकता है तो जो ले सकता है उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, धन की तरफ आकर्षित हो रहा है। अर्थात नाभिक खोजने वाला, नाभिक से प्रेम करने वाला। स्नेही का मतलब होता है प्रेम करने वाला। तथा अभिक्रिया नाभिक रागी अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन युग्म लेने वाले अभिकर्मक को इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन चाहने वाला या इलेक्ट्रॉन रागी कहते हैं। अब कोई इलेक्ट्रॉन क्यों चाहेगा?
क्योंकि खुद के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, खुद धन आवेशित है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित होगा। इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित होगा, इसलिए हम उसको इलेक्ट्रॉन रागी कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान से एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो नाभिक की तरफ आकर्षित हो रहा है, धन आवेश की तरफ आकर्षित हो रहा है, क्योंकि खुद के पास इलेक्ट्रॉन अधिक है, ऋण आवेशित है। जो इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित हो रहा है, उसके खुद के पास धन आवेश है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित हो रहा है। और जिसके तरफ आकर्षित होता है वो रागी कहलाता है। नाभिक रागी, नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफाइल, या इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफाइल। और अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ध्रुवीय कार्बनिक अभिक्रियाओं में क्रियाधार के इलेक्ट्रॉन रागी केंद्र पर नाभिक रागी आक्रमण करता है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां पर इलेक्ट्रॉन रागी, और जहां पर नाभिक मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी धन आवेश से, वहां पर इलेक्ट्रॉन देने वाला या नाभिक से नहीं आकर्षित होता है। इसी प्रकार क्रियाधारकों के इलेक्ट्रॉन धनी यानी नाभिक रागी केंद्र पर इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमण करता है। इनको समझ पाए आप क्या लिखा है? देखिए, ध्रुवीय कार्बनिक अभिक्रियाओं में क्रियाधार के इलेक्ट्रॉन रागी केंद्र पर, मतलब क्रियाधार का इलेक्ट्रॉन रागी मतलब क्रियाधार का वो भाग जो इलेक्ट्रॉन चाहता है यानी नाभिक, उसके तरफ आकर्षित होगा, यानी धन आवेश की तरफ आकर्षित होने वाला नाभिक से नहीं आएगा। ये देखिए, नाभिक रागी आक्रमण करता है इसके नाभिक की तरफ, क्योंकि उसका नाभिक इलेक्ट्रॉन चाहता है और जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो उसके नाभिक की तरफ आकर्षित होगा। ठीक है, और अभिकारक के इलेक्ट्रॉन वाले बिंदु पर जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है यानी कि वो नाभिक ले सकता है, यानी वो नाभिक की तरफ आकर्षित होगा। इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन की तरफ और इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित हो रहा है। बस ये बात समझ लीजिए आप। ठीक है, अतः आबंधन अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन रागी क्रियाधार से इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त करता है। ठीक है, नाभिक रागी से इलेक्ट्रॉन रागी की ओर इलेक्ट्रॉनों का संचलन वक्र तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मतलब किधर से इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है ये आपको दिखाना रहेगा, ऐसे मोड़ करके नाभिक मतलब ये तीर के द्वारा। हाइड्रोक्साइड OH माइनस, देखिए अब ध्यान से समझिए, आप अगर कोई मूलक देखते हैं उसमें ऋण आवेश लगा है का सीधा मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो उसके तरफ कौन आकर्षित होगा? जो इलेक्ट्रॉन चाहता है वो आकर्षित होगा। और जिसके पास पहले से धन आवेश है यानी कि वो इलेक्ट्रॉन चाहता है तो इलेक्ट्रॉन देने वाला उसके तरफ आकर्षित होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए हाइड्रोक्साइड OH में एक माइनस चार्ज लगा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये खुद इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यानी इलेक्ट्रॉन रागी इसके तरफ आकर्षित होगा। और ये नाभिक रागी है, ये स्वयं नाभिक रागी है। ठीक है, साइनाइड आयन देखिए CN, इसमें भी माइनस चार्ज है। ठीक है, तथा कार्ब ऋण आयन, ये देखिए ये कार्ब ऋण आयन है, ये माइनस चार्ज है ना। इलेक्ट्रॉन रागी के कुछ उदाहरण हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इनके पास ज्यादा हैं तो ये नाभिक की तरफ आकर्षित होंगे। उदासीन अणु जैसे H2O, तृतीयक अमीन, ये है आपका ईथर आदि, भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति कारण से नाभिक रागी की भांति कार्य करते हैं। अब इनको समझिए क्या लिखा है। इनके पास इलेक्ट्रॉन है, देखिए भाई आपने अभी स्पष्ट रूप से देखा कि जिनके पास माइनस चार्ज है ना, इनके तरफ तो नाभिक से नहीं आएंगे ही आएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे ना इसके तरफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे, और एक खुद नाभिक से नहीं है। इसके अलावा जिनमें चार्ज नहीं है लेकिन इनके पास अनाबंध युग्म एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन है जो बंध बनाने में भाग नहीं लिए हैं, भले इसके पास चार्ज नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं।
ये माइनस चार्ज वाले तो दे ही सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, तो इनके तरफ भी वो आकर्षित होंगे जो इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, और ये भी नाभिक स्नेही की भांति काम करते हैं। ठीक है, तो माइनस चार्ज वाले, न्यूट्रल वाले जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये सभी नाभिक स्नेही हैं स्वयं, और इनके तरफ आकर्षित होंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन रागी के उदाहरणों में कार्ब धन आयन। ये देखिए, एक चीज यहां पर थोड़ा मैं करेक्शन कर दूं, ठीक है, ये यहां पर ना ये गलत लिखा है, इसको काट के इसको आप कर लेंगे नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही या नाभिक रागी, आप इसको कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन रागी गलत लिख दिया है यहां पर। जितने माइनस चार्ज वाले हैं और जितने इलेक्ट्रॉन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले हैं, वो सभी स्वयं नाभिक स्नेही हैं, और इनके तरफ आकर्षित होंगे वो इलेक्ट्रॉन स्नेही। देखिए ना, आगे फिर से लिखा है, उदासीन अणु आदि भी उपस्थित कारण से नाभिक रागी की भांति कार्य करते हैं। यहां पर ठीक लिख दिया है, यहां पर थोड़ा गलत लिखा है। ठीक है, अब देखते हैं, अब ऐसे मूलक देखते हैं जो अब इलेक्ट्रॉन स्नेही हैं, जो स्वयं इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो कौन चाहेंगे? जिनके पास धन आवेश होता है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन रागी कौन इलेक्ट्रॉन चाहेंगे? जिनके पास धन आवेश है। देखिए, कार्ब धन आयन और कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह में इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बंध है। तो डबल बंध है का मतलब इनके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। अथवा एल्किल हैलाइड, आर मतलब ट्रिपल आर सी, यानी कि ये तृतीयक एल्किल हैलाइड है। ये देखिए, ये ऐसा R3CX, X जो है हेलोजन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, तो इनमें भी चूंकि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जुड़ा है, और ये क्या होते हैं? ये हेलोजन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचे हैं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की थोड़ी कमी हो जाती है और इनमें थोड़ा सा धन आवेश आ जाता है, और इसके पास थोड़ा सा ऋण आवेश आ जाता है। भले ही आयनिक बंध नहीं है, भले ही सहसंयोजक बंध है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का साझा है, लेकिन साझे के इलेक्ट्रॉन को ये X अपने तरफ खींच लेता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। साझे के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा खींचने की क्षमता को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने 1 रुपया दिया और आपने 1 रुपया दिया, दोनों ने साझा किया, तो 2 रुपये ठीक बीच में रहना चाहिए, क्योंकि आपका और मेरा दोनों का हिस्सा है। लेकिन मान लो आप ज्यादा ताकतवर हो और आप क्या करते हो, 2 रुपये को अपने तरफ खिसका लेते हो और बोलते हो, देख भाई ये 2 रुपये ना हम दोनों का है, 1-1 रुपये तू अपना समझना, लेकिन ये मेरे तरफ रहेगा, मेरे अलमारी में रहेगा। तो आप देख देख के खुश हो रहे हो, सामने वाला देख देख के खुश हो रहा है कि भाई 1 रुपये मेरा भी हिस्सा है, लेकिन असल में वो उसके तरफ चला गया है, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। तो उसके तरफ 2 रुपये का पावर आ गया, इसके तरफ 1 रुपये का भी पावर नहीं है, तो इसके तरफ धन आवेश हो गया, इसके तरफ थोड़ा ऋण आवेश हो गया, तो थोड़ा थोड़ा आता है ऐसा आवेश। इसको हम कहते हैं सहसंयोजक बंध, जिसमें आयनिक प्रकृति आ गई है, थोड़ी सी आयनिक जैसा हो गया है, तो ऐसा सहसंयोजक बंध जिसमें आयनिक प्रकृति आ गई है। ठीक है, तो आप समझ गए इस बात को। जिनमें पहले से धन आवेश है वो तो इलेक्ट्रॉन रागी रहेंगे ही, लेकिन जिनमें हेलोजन जुड़ा है वो भी इलेक्ट्रॉन रागी हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर धन आवेश और यहां पर ऋण आवेश आ जाता है थोड़ा थोड़ा। कार्ब धन आयन का कार्बन केवल षष्टक होने के कारण इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, तथा नाभिक रागी से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है। अब इसके तरफ जो आकर्षित होगा, क्योंकि इनमें धन आवेश है, तो नाभिक रागी इनके तरफ आकर्षित होंगे और स्वयं के पास उनके पास होगा इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इनको दे देंगे और जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये धन आवेशित है और मैं ऋण आवेशित हूं, तो मैं इनके तरफ आकर्षित हो रहा हूं और उनको ऋण आयन मतलब इनको इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, ऐसा है। एल्किल हैलाइड का कार्बन आबंध ध्रुवता के कारण इलेक्ट्रॉन रागी केंद्र बन जाता है। यही बात मैंने अभी बताया कि यहां पर क्यों ये इलेक्ट्रॉन रागी हुआ, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लिया, तो इसमें थोड़ा धन और इसमें थोड़ा ऋण आवेश आ गया, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन स्नेही हो गया, इलेक्ट्रॉन रागी हो गया।
जिस पर नाभिक रागी आक्रमण कर सकता है। अब जो नाभिक चाहता है, जो धनावेश चाहता है, वो इसके तरफ आकर्षित होगा। ठीक, अब उदाहरण देखते हैं। निम्नलिखित अणुओं में सहसंयोजी आबंध के विषम अपघटनी विदलन से सक्रिय मध्यवर्ती का निर्माण वक्र की तीर की सहायता से प्रदर्शित कीजिए। विषम अपघटनी का मतलब होता है जब सहसंयोजक बंध टूटता है तो साझे के इलेक्ट्रॉन दोनों किसी एक तरफ चले जाते हैं, वो ऋण आवेशित हो जाता है, और दूसरा वाला धन आवेशित हो जाता है, क्योंकि उसके तरफ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। ठीक, तो यहां पर देखिए CH3 SCH3, मतलब ये थायो ईथर है। पता है ईथर क्या होता है? ROR ईथर होता है, लेकिन अगर RSR हो जाता है तो ये थायो ईथर होता है। ईथर में ऑक्सीजन होता है और थायो ईथर में सल्फर होता है। तो ये देखिए यहां पर थायो ईथर है, सल्फर है। ठीक है, तो अब इसका है दूसरा है कि मेथिल के साथ साइनाइड है, मेथिल के साथ कॉपर है। अब इनको हम तोड़ेंगे। देखिए, तो जब तोड़ते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो सल्फर की तरफ चला गया और इसमें धन आवेश और इसमें ऋण आवेश आ जाएगा। ये देखिए, इसमें धन आवेश आ गया टूटने के बाद, इसमें ऋण आवेश आ गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो साझे के थे वो साझे के इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले गए। वैसे यहां पर साझे के इलेक्ट्रॉन साइनाइड में और यहां पर मेथिल में आ गया, मेथिल में, तो कॉपर धन आवेशित हो गए। देखिए बाकी दोनों में इधर आए हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन इधर आया है, तो ये मेथिल ऋणायन हो रहा है और कॉपर धनायन हो रहा है। इस टाइप के एग्जाम्पल को थोड़ा सा ध्यान से लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि नीट में इसी तरह का क्वेश्चन आता है कि विषमांश विदलन के बाद किस तरह के मूलक बनेंगे। 4 मूलक दे देगा, उनमें से ABCD में एक उसको छांटना पड़ेगा आपको, तो फिर दिक्कत होगा अगर आप याद करके नहीं रखेंगे तो। कारण स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित को नाभिक रागी और इलेक्ट्रॉन रागी में वर्गीकृत करें। देखिए, सबसे पहला तो यह है कि जिनके पास ऋण आवेश है और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, मतलब उनके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, तो वो नाभिक रागी हो जाएंगे। वो नाभिक की तरफ आकर्षित होंगे, धनावेश की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो देखिए, ये ऋण आवेश है, ये ऋण आवेश है, ठीक है, इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिख रहा है, ये वाला, ठीक, और इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिख रहे हैं, ये देखिए ये वाला। तो ऋण आवेश वाले और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले ये सभी नाभिक रागी होते हैं। ये देखिए क्या क्या लिखा, देखिए नाभिक रागी में ये देखिए HS आया, C2H5OH आया, ये CH3N आया और H2N आया। ये देखिए बहुत साधारण सा इनके छांटने का तरीका है, और ये सभी इनके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, आप ये कह सकते हैं। तो ये नाभिक रागी होंगे और धन आवेशित की तरफ आकर्षित होंगे। ये देखिए, इन स्पीसीज पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है जो इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं, को प्रदान किए जा सकते हैं। एक्चुअली यहां पर को प्रदान किए जा सकते हैं, मतलब इनके तरफ कौन आकर्षित होगा? जो इलेक्ट्रॉन चाहता है, और ये किनके तरफ आकर्षित होगा? जो इलेक्ट्रॉन चाहता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये नाभिक से नहीं हुआ, और इनके तरफ जो आकर्षित होगा वो इलेक्ट्रॉन से नहीं होगा। अब दूसरा छांटते हैं। दूसरे हैं वो है इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्यों इलेक्ट्रॉन स्नेही है? क्योंकि इनके पास पहली बात तो धन आवेश है। ये देखिए इनके पास धन आवेश है, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को चाहेंगे कि मिल जाए, इसलिए ये सभी इलेक्ट्रॉन स्नेही हैं। तो कौन कौन है? क्लोरीन के क्लोराइड है, और ये आपका कीटोन है, ठीक है, ये एसीटोन हो गया, और ये हो गया NO2 मूलक। ये तीनों इसमें अब दिए ही नहीं क्या? नाभिक रागी को तो लिखा, इलेक्ट्रॉन रागी को लिखा ही नहीं इसमें आंसर में। चलिए कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन
को ये चाहते हैं, इसलिए ये सभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ये इसी को दोबारा आ गया है भाई, सॉरी, है ना, ये थोड़ा सा ये स्लाइड अधूरा था और इसको दोबारा यहां पर लिख दिया। ठीक है, तो आ गया यहां पर, देखिए अब यहां पर कौन कौन है, देखिए इलेक्ट्रॉन रागी BF3 को भी लिख रहा है। देखिए BF3 इलेक्ट्रॉन रागी क्यों है, इसको जरा ध्यान से समझिए। बोरान ट्राइफ्लोराइड, बोरान में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये अधिकतम साझा 3 इलेक्ट्रॉनों का कर सकता है। तो फ्लोरीन जो है, 3 फ्लोरीन यहां पर इनके साथ साझा करते हैं 1-1 इलेक्ट्रॉन का, ये 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिए 3 फ्लोरीन, तो ये बन गया BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड। लेकिन दिक्कत आप इसमें देखिए कि फ्लोरीन ने तो अपना अष्टक पूरा कर लिया है, 1-1 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए था तो उसने साझा कर लिया, लेकिन बोरान का अष्टक अभी भी पूरा नहीं है। बोरान में अभी भी सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोश में। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए ऐसा चाह रहा है। तो चाह क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन, इसलिए यह भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं हुआ। ऐसे ही मान लो आप अमोनिया देखते हो, देखिए अब उसको भी दिखाता हूं मैं आपको। अमोनिया में NH3 होता है, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, अंतिम कक्षक में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का 7 है परमाणु क्रमांक, तो 7 में से 2 और 5 ऐसे वितरित होते हैं 2 कक्षकों में, पहले में 2 दूसरे में 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए ऐसे ऐसे, ठीक है, नाइट्रोजन में। अब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए। तो 3 हाइड्रोजन के साथ ये 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया और NH3 बना लिया। नाइट्रोजन का भी अष्टक पूरा है, हाइड्रोजन का भी डुप्लेट पूरा है, यह भी एक अणु हो गया NH3। अब ध्यान से देखिए कि अमोनिया में ये वाला जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये बंध बनाने में भाग नहीं लिया है, बाकी ये तीनों बंध बनाने में भाग लिए हैं। तो जो बंध बनाने में भाग नहीं लेता है उन्हें हम कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या अनाबंध इलेक्ट्रॉन युग्म, और जो बंध बनाने में भाग लिए हैं उनको हम कहते हैं आबंध युग्म या बंध युग्म इलेक्ट्रॉन। तो बंध युग्म इलेक्ट्रॉन तो बंध बनाने में भाग ले लिए, अब उनका कुछ नहीं कर सकते आप। लेकिन ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसको ये चाहे तो किसी ग्रुप को दे करके उससे जुड़ सकता है। अब ध्यान से देखिए, बोरान को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था BF3 में, और अमोनिया में नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन खाली पड़े हैं, तो इसको दे करके ये BF3 को अपने में जोड़ लेता है। तो BF3 जो है अमोनिया के साथ जुड़ जाता है। ऐसे बंध को अपन उप सहसंयोजक बंध कहते हैं, जिसमें न तो साझा होता है, न तो इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से डोनेट होता है, बल्कि एक प्रकार से उधार दिया जाता है। तो बोरान ट्राइफ्लोराइड के बोरान को अमोनिया के नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन उधार दिया है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं क्यों लेके भाग जाएगा, ऐसा नहीं होता, दोनों जुड़े हुए रहते हैं। ऐसे बंध को हम उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर आप अमोनिया को कहोगे तो ये एक प्रकार से नाभिक से नहीं हुआ, क्योंकि इसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ये एक प्रकार से नाभिक से प्रेम कर रहा है, धन लेने वाले, इलेक्ट्रॉन लेने वाले से प्रेम कर रहा है। जबकि BF3 इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसलिए एक प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन चाह रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही हो गया, इलेक्ट्रॉन रागी हो गया। समझ पा रहे हैं? तो BF3 इलेक्ट्रॉन रागी हुआ, NH3 नाभिक रागी हुआ, तो ये दोनों से जुड़ जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसलिए यहां पर देखिए कि BF3 को हमने यहां पर इलेक्ट्रॉन रागी में रखा है, क्योंकि इसका अष्टक पूरा नहीं है, और अष्टक पूरा करने के लिए बोरान 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन रागी है। इसमें धन आवेश है इसलिए, इसमें भी धन आवेश है इसलिए, और इसमें भी धन आवेश है
इसलिए ये भी इलेक्ट्रॉन रागी है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, जिनके पास धन आवेश है या अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, वो सभी इलेक्ट्रॉन रागी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इन सभी पर इलेक्ट्रॉनों को केवल षष्टक है, जिसके कारण ये नाभिक रागी से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं। ये स्वयं इलेक्ट्रॉन रागी हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित होंगे और इनके तरफ जो जुड़ेगा वो नाभिक से नहीं रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से नहीं और नाभिक से नहीं जुड़ते हैं ना। ये इलेक्ट्रॉन से नहीं है तो इनके तरफ नाभिक से नहीं आएगा। ये नाभिक की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ये नाभिक की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। बस ऐसा है, एक दूसरे से जुड़ेंगे। निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉन रागी केंद्र इंगित कीजिए। इलेक्ट्रॉन रागी मतलब इनके पास धनावेश होगा या इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। चलो ठीक है, देखते हैं। अब यहां पर है CH3CHO। अब ध्यान से देखिए, यहां पर ऑक्सीजन जो है ना, ये बहुत पावरफुल होता है। यहां पर क्या हुआ है पता है आपको? इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, दो इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। समझ रहे हैं? ये कार्बन इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किए हैं। लेकिन ये ऑक्सीजन इन साझे के इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ आकर्षित कर लेता है, तो इसके तरफ थोड़ा ऋण आवेश और इस कार्बन की तरफ थोड़ा धन आवेश आ जाता है। दिक्कत यह है, तो सहसंयोजक बंध, लेकिन इसमें थोड़े से चार्ज आ जाते हैं। अब ध्यान से देखिए कि इसमें चूंकि धन आवेश है, तो ये इलेक्ट्रॉन रागी केंद्र हुआ, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन रागी केंद्र हुआ। और इस पे ऋण आवेश है, तो ये नाभिक स्नेही, नाभिक रागी केंद्र हुआ। चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई एक प्रकार से, तो इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित होगा। इसके तरफ चूंकि ऋण आवेश आ गया, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, तो ये नाभिक की तरफ आकर्षित होगा। चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है। तारांकित कार्बन इलेक्ट्रॉन रागी केंद्र है, क्योंकि आबंध ध्रुवता के कारण इन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो गया। ये देखिए, मैंने वही बताया था। ये देखिए, ये आंशिक धनावेशित हो गया और इसमें आंशिक ऋणावेश हो गया, तो ये धनावेश होने के कारण से इलेक्ट्रॉन रागी हो गया। अब दूसरा वाला देखिए, दूसरे वाले में CH3CN है ना। तो इसमें ये जो कार्बन है, इस नाइट्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन का साझा किए हैं। ये पता है आपको? ये नाइट्रोजन और इस कार्बन ने 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया है। और नाइट्रोजन भी ज्यादा पावरफुल है कार्बन से, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ आकर्षित करके इसमें ऋण आवेश आ गया, इसमें धन आवेश आ गया। इस कार्बन पे धन आवेश आ गया है। ये देखिए, इस कार्बन पे धन आवेश आ गया है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन रागी रहेगा। इसमें भी यही होगा। इस कार्बन और इस आयोडीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। आयोडीन ने खींच लिया, तो आयोडीन में ऋण आवेश आ गया, कार्बन में धन आवेश आ गया, इसलिए ये कार्बन धन आवेशित होने के कारण से इलेक्ट्रॉन रागी हो गया। इलेक्ट्रॉन से प्रेम करेगा, जिसके पास धन आवेश है वो इलेक्ट्रॉन से प्रेम करेगा। सीधा सा कंसेप्ट है। ठीक है, वही चीज यहां पर लिखा है। कार्बनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन संचलन। हालांकि अभी तक के एग्जाम्पल्स में और टेक्स्ट में आपने काफी हद तक ये समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा। ठीक है, उसी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को, इलेक्ट्रॉन के गमन को हम इलेक्ट्रॉन संचलन कहते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि मान लो सहसंयोजक बंध है, तो भी इलेक्ट्रॉन किसी एक की तरफ थोड़ा आकर्षित हो गया है, वो ज्यादा पावरफुल है, खींच के रखा है, तो ऐसे को भी हम इलेक्ट्रॉन संचलन कह सकते हैं। और उसके अलावा कहीं पर टूटा बंध, तो किसी एक तरफ इलेक्ट्रॉन चले गए दोनों, तो भी इलेक्ट्रॉन संचलन हो, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहीं पर भी हो रहा है, तो उसे हम इलेक्ट्रॉन संचलन कहेंगे। मूव करेगा, जाएगा। कार्बनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों का संचलन मुड़े हुए तीरों द्वारा दर्शाया जा सकता है।
हम ऐसे तीर के द्वारा दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया है। अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण के कारण होने वाले आबंधन परिवर्तनों को यह दर्शाता है। तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है बढ़िया अच्छे से दिखाएगा। इलेक्ट्रॉन युग्म की स्थिति में परिवर्तन को दिखाने के लिए तीर उस इलेक्ट्रॉन युग्म से आरंभ होता है जो अभिक्रिया में उस स्थिति से संचलन कर रहा है जिधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो जो दे रहा है उधर से तीर शुरू होता है, जो ले रहा है उधर से तीर जाता है। जहां युग्म संचालित हो जाता है वहां तीर का अंत होता है। अब एकदम साधारण सी चीजों को लिख दिया है बार बार, है ना, इनको तो आप खुद समझ रहे हैं। इस प्रकार से विस्थापन हो सकता है। ये देखिए यहां पर ये वाई स्पीसीज है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की ओर अगर मूव कर जाता है इलेक्ट्रॉन तो फिर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ये देखिए ये सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, है ना, ऐसा है। पाई आबंध से निकटवर्ती आबंध स्थिति पर, अब ये चूंकि एक सिग्मा बंध एक पाई बंध है तो पाई बंध का इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो ये पाई हो गया, ये सिग्मा रह गया, वही लिख रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि यहां से इलेक्ट्रॉन बंध में गया है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन परमाणु में चला जाता है तो ये परमाणु अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन वाला बन जाएगा और ये भी सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये भी सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। ये देखिए तो पाई आबंध से निकटवर्ती परमाणु पे आया है, यहां पर आबंध में आया था, यहां पर परमाणु में आया है। ठीक है, और फिर परमाणु से ये आबंध में जाएगा। मतलब ये कहने का मतलब है कि हमने यहां पर सीधे आबंध में आते हुए दिखाया है, लेकिन ज्यादातर अवस्था में पहले इलेक्ट्रॉन परमाणु में आता है फिर परमाणु से आबंध में आता है। ये देखिए इस तरह से आता है इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के संचलन को अर्धशीर्ष यानी फिश हुक द्वारा दर्शाया जाता है। मैंने पहले ही बताया है कि फिश हुक में ये देखिए अर्ध तीर है, ये पूरा तीर है, ये अर्ध तीर है। फिश हुक मछली पकड़ने का कांटा इस तरह से बना होता है, इसलिए फिश हुक। जैसे हाइड्रोक्साइड से इथेनॉल प्राप्त होने में और क्लोरोमीथेन के विघटन में मुड़े हुए तीरों का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनों के संचलन को इस प्रकार दर्शाया गया है। देखिए ध्यान से, यहां पर आप देखिए कि हाइड्रोक्साइड है और ये मेथिल ब्रोमाइड है। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड से एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट हुआ, फिर इसमें से एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन में शिफ्ट हुआ। तो हाइड्रोक्साइड पहले इसके साथ जुड़ा और ब्रोमीन अलग हो गया। ये देखिए ब्रोमीन अलग हो गया, ऋण आयन बना के, ब्रोमाइड बना के अलग हो गया। तो चूंकि यहां पर पूरे एक जोड़े इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हुआ है तो हमने पूरे दोनों सिरे वाले तीर के द्वारा दर्शाए हैं इसको। दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है इसलिए तीर में ऐसे दोनों तरफ दिखाए हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर आप देखिए मेथिल क्लोराइड का विघटन होता है तो साझे के इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ, एक इलेक्ट्रॉन मेथिल की तरफ आया है। तो चूंकि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ आया है इसलिए इनके तीर को देखिए कि ये आधे वाले तीर हैं, फिश हुक तीर है ये, फिश हुक। ठीक है, मछली पकड़ने के कांटे जैसा है ये, ऐसा इसलिए दिख रहा है ये फिश हुक। तो कुल मिला के ये है कि दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो पूरा तीर और एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो आधे तीर के द्वारा दिखाएंगे। ठीक, सहसंयोजी आबंधों में इलेक्ट्रॉन विस्थापन के प्रभाव। अब जैसा मैंने कहा था सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन का साझा किए हैं, एक ये दिया है, एक ये दिया है, दो ये दिया है तो दो ये दिया है, तीन दिया है तो तीन दिया है, ऐसा साझा किए रहते हैं। तो भाई साझा के इलेक्ट्रॉन को दोनों के बीच में होना चाहिए, दोनों का हक है उसमें, लेकिन कोई एक ज्यादा पावरफुल है, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा ताकतवर है, तो वो साझे के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ थोड़ा खींच लेगा। पूरा तो अपने अंदर नहीं ले लेगा लेकिन थोड़ा अपने तरफ खींच लेगा। टेबल में जैसे टेबल है बीच में तो बीच में होना चाहिए, तो थोड़ा अपने तरफ खींच के रख लेगा, ये देख ऐसा। ठीक है, तो एक खींचने की क्षमता को ना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है 4,
फिर ऑक्सीजन की है 3.5, नाइट्रोजन की है 3, क्लोरीन की है 3.5, ठीक है, हाइड्रोजन की है 2.1, कार्बन की भी 2 के आसपास है, ऐसा है। तो जो ज्यादा पावरफुल है वो अपने तरफ खींचेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन के युग्म को, साझे वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को अपने तरफ खींच लेता है, उसके तरफ थोड़ा ऋण आवेश आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके तरफ आ गए। तो जब उसके तरफ ऋण आवेश आ गया है तो उस पर अटैक करने वाला धन आवेशित रहेगा, क्योंकि ये ऋण आवेशित है तो अटैक करने वाला धन आवेशित होगा। और वो अटैक किया हुआ इलेक्ट्रॉन रागी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन से प्रेम करने वाला आएगा इसके पास। और जो दूसरा जिसके तरफ से खींच लिया था इसने इलेक्ट्रॉन, वो दूसरा वाला धन आवेशित हो गया है, तो उसके तरफ कौन आकर्षित होगा? ऋण आवेशित वाला। और ऋण आवेशित वाले के पास इलेक्ट्रॉन है तो देने के लिए इसके तरफ आएगा, तो नाभिक नहीं रहेगा। तो सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म का एक तरफ चले जाने से उधर ऋण आवेश, इधर धन आवेश आ जाता है, तो इन दोनों के कारण से वो प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा। ठीक। कार्बनिक अणु में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन या तो परमाणु से प्रभावित तलस्थ अवस्था अथवा प्रतिस्थापी समूह अथवा उपयुक्त आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में हो सकता है। ठीक है। अब पूरा विस्थापन कहेंगे तो टूटते समय होगा, जब कोई उसमें अटैक करेगा, तोड़ देगा, तो फिर विस्थापन ज्यादा अच्छे से हो पाएगा, ये लिख रहा है। ठीक है। किसी अणु में किसी परमाणु अथवा प्रतिस्थापी समूह के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण आबंध में स्थायी ध्रुवणता उत्पन्न करता है। अब कोई अटैक कर रहा है तो अटैक करते समय इलेक्ट्रॉन उसमें शिफ्ट हो गया, तो फिर वो ध्रुवणता उत्पन्न हो गई, उसमें धनावेश ऋणावेश आ गई स्थायी रूप से। प्रेरणिक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट एवं अनुनाद प्रभाव रेजोनेंस इफेक्ट इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के उदाहरण हैं। ठीक है। प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है? जो साझे के इलेक्ट्रॉन को दूसरे तरफ धकेलता है और दूसरा वाला खींचता है। ठीक है। जैसे आपको बताऊं मैं, जैसे मान लो हमने CH3I कहा, CH3I, तो CH3I में CH3I की तरफ इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है और I उसको अपने तरफ खींच रहा है। तो धक्का देने को हम या खींचने को हम प्रेरणिक प्रभाव कहेंगे। धक्का दे रहा है तो धन प्रेरणिक प्रभाव हुआ, और ले रहा है, खींच रहा है, तो ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता है। और अनुनाद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो बंध है उनमें से मूव करते जाना। तो वो 2-3, जैसे कि आप ये बेंजीन पढ़ते हो, बेंजीन ये बेंजीन है, तो इसमें अल्टरनेट ऐसे करके डबल बॉन्ड होते हैं। तो ये डबल बॉन्ड जो है हम इस तरह से भी बनाते हैं, ऐसा, ऐसा और ऐसा। देखिए दोनों में अंतर है ना। तो डबल बॉन्ड कैसे शिफ्टिंग क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहे हैं, ऐसा हम मानते हैं। तो फिर हम टोटल में इसको हम इस तरह से बना देते हैं, ऐसे गोल करके, क्योंकि वो दोनों के बीच की अवस्था में रहता है। वो मूव तो हमेशा नहीं करते रहता, लेकिन मूव कर सकता है, हम ऐसा दिखाते हैं। उसी को रेजोनेंस कहते हैं, अनुनाद। ठीक है। तो अनुनाद प्रभाव के कारण से भी यहां पर ध्रुवणता उत्पन्न होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो जिधर से मूव कर जाता है उधर थोड़े समय के लिए धनावेश, और जिधर मूव करता है ऋणावेश आ जाता है। अभिकर्मक की उपस्थिति में किसी अणु में उत्पन्न अस्थायी इलेक्ट्रॉन प्रभाव को हम ध्रुवणता प्रभाव भी कहते हैं। अब अभिकर्मक आया, उसने अभिकारक में, क्रियाधार में ध्रुवणता उत्पन्न कर दिया, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करा दिया, फिर खींच लिया, तोड़ दिया, ऐसा कर दिया, तो वो अस्थायी ध्रुवणता उत्पन्न होगी। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण को इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक, जब बाहर का कोई कंपाउंड अभिकर्मक जो है वो क्रियाधार में ध्रुवणता उत्पन्न कर देता है, तो उसे इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहते हैं। अब आगे हम इनका अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो पहला है इसमें प्रेरणिक प्रभाव। तो जैसा मैंने कहा कि जब बंध बना है, कार्बन के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इत्यादि का बंध बना है,
तो कार्बन जो है साझे के इलेक्ट्रॉन को उसके तरफ धक्का मारता है, ठीक है, वो प्रेरणिक प्रभाव है। तो जितने ज्यादा कार्बन जुड़े रहेंगे एक के साथ उतना ज्यादा धक्का उसके तरफ लगेगा, उसके तरफ ज्यादा ऋण आवेश उत्पन्न होगा, इनके तरफ धन आवेश उत्पन्न होगा। ये प्रेरणिक प्रभाव है। देखते हैं अभी आपको और अच्छे समझ में आएगा। विद्युत ऋणात्मकता के दो परमाणुओं के मध्य निर्मित सहसंयोजकता आबंध में इलेक्ट्रॉन असमान रूप से सहभाजित होते हैं। क्या लिखा आप समझ पाए? देखिए, विद्युत ऋणात्मकता क्या है? अभी अभी मैंने कई बार इसको बताया, जिसको हमने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शब्द से इस्तेमाल किया था। साझे के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता होती है। तो जो खींच सकता है वो अधिक विद्युत ऋण है, और जो जिसकी तरफ से खिंचाता है वो कम विद्युत ऋणी होता है, वो कम ताकतवर होता है। ताकत है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत, वो है विद्युत ऋणात्मकता। तो जैसे कार्बन है तो उससे ज्यादा पावरफुल है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ज्यादा पावरफुल है, हेलोजन। तो जब ये जुड़ेंगे ना तो कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपने तरफ खींच लेंगे, साझे के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेंगे। ये प्रेरणिक प्रभाव है एक प्रकार से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च विद्युत ऋणात्मकता के परमाणु की ओर अधिक होता है, क्योंकि खींच लिया है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके तरफ रहेंगे, है ना। इस कारण सहसंयोजक आबंध ध्रुवीय हो जाता है। ये देखिए, अब सहसंयोजक बंध है, इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में होना था तो दोनों में कोई चार्ज नहीं उत्पन्न होता, लेकिन एक तरफ खींचा गया तो थोड़ा ऋण आवेश आ गया और दूसरी तरफ थोड़ा धन आवेश आ गया। जैसे मान लो कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन के साझा को ये क्लोरीन अपने तरफ खींच लिया, तो इसमें थोड़ा ऋण और इसमें थोड़ा धन आवेश आ जाएगा। इसको थोड़े को डेल शब्द से दिखाते हैं, डेल ऐसा लिखते हैं ना, डेल्टा, डेल ऐसा धन और डेल्टा ऋण ऐसे दिखाते हैं। मैंने बार बार कई जगह लिखा, शायद आप नहीं समझ पाए होंगे, ठीक है। उदाहरण यहां पर और देखते हैं। हाँ, आबंध ध्रुवता के कारण कार्बनिक अणुओं में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। उदाहरण क्लोरोएथेन में देखिए, अब CH3CH2Cl है तो साझे के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपने तरफ खींच लेगा तो इनमें धन आवेश आएगा, फिर ये इस साझे को अपने तरफ खींच लेगा तो इसमें धन आवेश आएगा, ठीक है। तो धन आवेश इनमें आ जाएगा कार्बन में और इसमें ऋण आवेश आ जाएगा। तो ये बंध ध्रुवीय बंध है। इसकी ध्रुवता के कारण कार्बन क्रमांक 1 पर आंशिक धन आवेश तथा क्लोरीन पर आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, देखिए, है ना। तो कार्बन नंबर 1, इस पे थोड़ा धन आवेश आ गया और इस पे थोड़ा ऋण आवेश आ गया। कई बार मैंने इस चीज को अभी अभी में बताया है आपको। आंशिक आवेशों को दर्शाने के लिए डेल्टा चिन्ह का उपयोग करते हैं। आबंध में इलेक्ट्रॉन विस्थापन दर्शाने के लिए तीर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो धन से ऋण की ओर आमुख होता है। तो मैंने अभी दिखाया ना कि ऐसे करके इलेक्ट्रॉन ऐसे गया करके, पहले ही मैंने आपको दिखा दिया है। ये देखिए, तो CH3CH2Cl है। अब जरा ध्यान से समझिए, यहां पर Cl की तरफ इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसमें थोड़ा ऋण आवेश आ गया, ठीक है, इसमें थोड़ा धन आवेश आ गया। अब ये क्या करेगा, इस कार्बन से ये कार्बन थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा, क्योंकि इसमें धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता है। तो अब इसके साझे के इलेक्ट्रॉन थोड़े इधर शिफ्ट हो गए तो इसमें भी धन आवेश आ गया, लेकिन इस धन आवेश की मात्रा इसकी मात्रा से कम है। अब ध्यान से एक बात समझ लीजिए कि अगर एक ठो डेल्टा है, यहां पर सिंगल डेल्टा प्लस लिखा है तो उसका आवेश ज्यादा है, और 2 डेल्टा प्लस लिख दिया तो इसका आवेश उससे कम है, ज्यादा नहीं है। और अगर 3 डेल्टा लिखा रहेगा तो इसका आवेश और कम हो जाएगा, चाहे ऋण आवेश या धन आवेश जो भी आप दिखा रहे हैं वो और कम हो जाता है। तो जनरली 1 डेल्टा, 2 डेल्टा, 3 डेल्टा ऐसे जो बढ़ाते जाते हैं ना, धन आवेश के लिए बढ़ाते हैं, ऋण आवेश के लिए नहीं। क्योंकि ऋण आवेश कम क्यों होगा, धन आवेश ही कम होता है। इसमें सबसे ज्यादा धन आवेश आएगा, इसमें उससे कम धन आवेश आएगा इधर में। और अगर मान लो कोई जुड़ा रहता तो इसमें हम ऐसा लिखते, समझ रहे हैं, ऐसा लिखते 3 डेल्टा। तो डेल्टा बढ़ते जाएगा मतलब उसका आवेश कम होता जाएगा। इस बात को जरा ध्यान से समझ लीजिए आप लोग, ठीक है, कम होता जाएगा आवेश। तो इसका आवेश कम है इसकी तुलना में।
तो क्या लिखा है देखिए, कार्बन 1 पर अपने आंशिक धनावेश के कारण पास के कार्बन आबंध से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। देखिए आकर्षित किया, आप इसमें धनावेश आ गया तो इससे आकर्षित कर रहा है। फलस्वरूप कार्बन 2 पर भी कुछ धनावेश आ गया, लेकिन अब ये कुछ हुआ मतलब पहले से और कम हो गया धनावेश, ये कम आ गया धनावेश, ठीक है, उत्पन्न हो जाता है। कार्बन 1 पर स्थित धनावेश की तुलना में डबल डेल्टा प्लस अपेक्षाकृत कम धन आवेश दर्शाता है। स्पष्ट रूप से लिखा है यहां पर भी कि 2 डेल्टा कम हो, 3 डेल्टा और कम होगा, 4 डेल्टा और कम होगा। दूसरे शब्दों में कार्बन क्लोरीन की ध्रुवता के कारण पास के आबंध में ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। अब इस आबंध में तो ध्रुवता ही है, धनावेश ऋणावेश, लेकिन इस बंध में भी ध्रुवता आ गई है, ठीक है। तो बहुत क्लियर ढंग से ये समझा रहा है, बहुत अच्छे ढंग से। समीप के सिग्मा आबंध के कारण अगले सिग्मा आबंध के ध्रुवीय होने की प्रक्रिया प्रेरणिक प्रभाव कहलाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं ये, तो प्रेरणा दे रहे हैं जाने की, और एक खींच रहा है वो प्रेरणा दे रहा है लेने की, प्रेरणा है ये इलेक्ट्रॉन को लेने की प्रेरणा। यह प्रभाव आगे के आबंधों तक भी जाता है, लेकिन आबंधों की संख्या बढ़ने के साथ साथ यह प्रभाव कम होते जाता है। ये देखिए और दूर जाएंगे तो प्रभाव और कम होता जाएगा, और 3 आबंधों के बाद लगभग लुप्त हो जाता है। मतलब 1 धनावेश, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला, इतना वाला यहां पर आपको दिखता है, फिर 4 वाले आपको नहीं दिखेंगे, इतना कम होते तक वो नहीं रहता है। ये बहुत कम हो गया ना, ऑलरेडी बहुत कम हो गया, तो और उससे कम में तो खत्म ही हो जाता है। फिर प्रेरणिक प्रभाव का संबंध प्रतिस्थापी से बंधित कार्बन परमाणु को इलेक्ट्रॉन प्रदान करने अथवा अपनी ओर आकर्षित कर लेने की योग्यता से है। कितना खींच रहा है और कितना दे रहे हैं, इस योग्यता पे निर्भर करता है कितनी चार्ज आएगी। इस योग्यता के आधार पर प्रतिस्थापियों को हाइड्रोजन के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन आकर्षी या इलेक्ट्रॉन दाता समूह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, इससे ज्यादा खींचने वाले उससे खींच लेंगे और उससे कम वाले उसको दे देंगे, इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ठीक है। हेलोजन तथा कुछ अन्य समूह जैसे नाइट्रो, साइनो, कार्बोक्सी, एस्टर, एरिल ऑक्साइड, एरिलॉक्सी है ना, यानी कि ईथर है ये भी, जिसमें एक वो जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग। ईथर मतलब ROR, ठीक है, तो ये जो R है वो बेंजीन रिंग हो जाएगा, तो एरिल कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन को खींच सकते हैं। इसमें से नाइट्रोजन खींचेगा, है ना, नाइट्रो में से ऑक्सीजन खींचेगा, साइनो में से नाइट्रोजन खींचेगा, कार्बोक्सी में से ये ऑक्सीजन खींचेगा, एस्टर में से ऑक्सीजन खींचेंगे, एरिल में से ऑक्सीजन खींचेगा। ये ऑक्सीजन खींचने वाले हैं, मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं। जबकि एल्किल समूह, मेथिल, एथिल, ये सब इलेक्ट्रॉन देते हैं, इन्हीं से तो खींचे हैं ना। अभी आपने देखा था कि इन्हीं से खींचे हैं, देखिए यहाँ पर आपने देखा था ना कि खींचे हैं, देखिए मेथिल, एथिल, इनमें से खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन। और कौन खींच रहा है? ये हेलोजन, ठीक है, ये खींचते हैं, ठीक है। इन युग्मों में कौन सा आबंध अधिक ध्रुवीय है देखते हैं। अब CH3H है, CH3Br है। निश्चित है ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसमें ऋण आवेश ज्यादा रहेगा, इसमें धन आवेश ज्यादा रहेगा तुलना में इसके। इसमें ऋण आवेश कम रहेगा, इसमें धन आवेश कम रहेगा इनकी तुलना में, मतलब ये ज्यादा ध्रुवीय है, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन की तुलना में ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है। हाइड्रोजन की 2.1 है और ब्रोमीन की 3 के आसपास है, 3 के आसपास है ये ब्रोमीन की, ठीक है, तो ज्यादा है। अब इसमें भी देखते हैं CH3NH2, इसमें नाइट्रोजन खींच रहा है और CH3OH में ऑक्सीजन खींच रहा है। तो ऑक्सीजन का है 3.5 और नाइट्रोजन का है 3, यानी ऑक्सीजन ज्यादा खींच सकता है, तो ऑक्सीजन वाला ज्यादा ध्रुवी है। ये देखिए CO ज्यादा ध्रुवी है
है ना। यहां पर भी ऑक्सीजन खींच रहा है और सल्फर खींच रहा है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा है, सल्फर में तो 1.5 के आसपास है, तो ऑक्सीजन वाला ही ज़्यादा ध्रुवी है, ये ज़्यादा ध्रुवी है, ये ज़्यादा ध्रुवी है, ये ज़्यादा ध्रुवी है ना। जो ज़्यादा खींच सकता है वो ज़्यादा ध्रुवी है। CH3 CH2 CH2 Br कि किस आबंध में ध्रुवता न्यूनतम होगी। ये देखिए, इसमें एक ऋण है, इसमें एक धन है, इसमें 2 धन है, इसमें 3 धन है, मतलब इसकी सबसे कमजोर है, इसकी उससे थोड़ी ज्यादा है, इसमें बहुत ज्यादा चार्ज है, इसमें ज्यादा चार्ज है, तो ये सबसे कमजोर ध्रुवता वाली होगी, 3 कार्बन वाली, 1 2 तीसरे कार्बन, तो तीसरे कार्बन की ध्रुवता सबसे कम होगी। ठीक है, अब है अनुनाद संरचना। मैंने अभी आपको बताया प्रेरणिक प्रभाव, जिसमें इलेक्ट्रॉन देने और खींचने की क्षमता थी, उससे उनमें ध्रुवता आ रही थी, प्लस माइनस चार्ज आ रही थी। अब रेजोनेंस में क्या होता है कि डबल बंध और सिंगल बंध के बीच इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट चल रहा है, जो जिधर से इलेक्ट्रॉन जा सकता है, उधर से चला गया तो धन आवेशित हो गया, जिधर चला गया वो ऋण आवेशित हो गया, इस टाइप का होता है रेजोनेंस में। ऐसे अनेक कार्बनिक यौगिक हैं जिनका व्यवहार केवल एक लुईस संरचना के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। जैसे आपने अभी कहा था ये बेंजीन, ऐसा 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 और ऐसा ऐसा और ऐसा, इन दोनों अवस्थाओं में होता है, ये दोनों अंतर है, देख सकते हैं, तो दोनों में दर्शाया जा सकता है। तो फिर फाइनली हम क्या दिखाते हैं, ऐसा दिखाते हैं, है ना। तो ये अनुनाद है, क्यों? क्योंकि डबल बंध और सिंगल बंध के बीच में इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, तो वो रेजोनेंस हो जाता है। ये देखिए बेंजीन लिख ही दिया, उदाहरण में बेंजीन है। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल और डबल बंध एकांतर रूप में है, एक में सिंगल है फिर डबल है, फिर सिंगल है फिर डबल है, ऐसा। बेंजीन की चक्रीय संरचना इसके विशिष्ट गुणों की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त नहीं है, एक को आप दिखाएंगे तो पर्याप्त नहीं है, ऐसा है। ठीक है, देखिए यहां पर दोनों को देखिए, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, जबकि इसमें ये और ये डबल बॉन्ड है, तो किसमें किसमें सिंगल है, देखिए तो 1 और 2 के बीच में डबल है, 3 और 4 के बीच में डबल है, 6 और 5 के बीच में डबल है, जबकि इसमें उल्टा है, देखिए, है ना। इसमें 1 और 6 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में है, और 5 और 4 के बीच में डबल बंद है, और अल्टरनेट डबल और सिंगल बंद है। उपयुक्त निरूपण के अनुसार बेंजीन में एकल कार्बन कार्बन और डबल कार्बन कार्बन द्विआबंधों का 2 विभिन्न आबंध लंबाइयां होनी चाहिए। आपको पता है ना कि कार्बन कार्बन सिंगल बंध की लंबाई ज्यादा होती है, 1.54 के आसपास होती है एंगस्ट्रॉम में, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लंबाई 1.34 के आसपास होती है ना। तो बंध लंबाई अलग अलग आनी चाहिए, सिंगल बंध की अधिक आनी चाहिए, डबल बंध की कम आनी चाहिए, जबकि दोनों के बीच की आती है, तो सबकी छयों की दोनों के बीच की आती है। समझ रहे हैं बात को? तो मिक्स हो जाता है, ऐसा है। ये देखिए, तो प्रयोगात्मक निर्धारण से पता चला कि बेंजीन में कार्बन कार्बन समान आबंध लंबाई, देखिए 139 पिकोमीटर यानी 1.39 एंगस्ट्रॉम, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। हमने अभी कहा 154 100 वो ऐसा इस टाइप का, तो 154 और 134 के बीच का है ये, 139 बीच का आ गया। नहीं तो सिंगल बंद ज्यादा लंबा होता है, डबल बंद कम लंबा होता है, तो दोनों के बीच का है। ये देखिए 154 होना चाहिए सिंगल सिंगल, और डबल डबल 134 के आसपास आता है, लिखा नहीं है यहां पर, है ना। तो दोनों के बीच का है 139। अतः बेंजीन की संरचना उपयुक्त संरचना द्वारा प्रदर्शित नहीं की जा सकती कि डबल है और सिंगल है, ऐसा नहीं दिखा सकते आप। तो फिर आप कैसे दिखाते हो कि आप ऐसे दिखा देते हो, ऐसे, है ना। बेंजीन को निम्नलिखित 1 और 2 समान ऊर्जा संरचनाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है कुल मिला के, ठीक है। अतः अनुनाद सिद्धांत एकक 4 के अनुसार, इकाई 4 में हम पढ़े थे, ये 12वां इकाई है, बेंजीन की वास्तविक संरचना को उपयुक्त दोनों में से किसी एक संरचना द्वारा हम पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकते। वास्तविक तौर पे 2 संरचनाओं 1 और 2 की संकर होती है, ठीक है। ये देखिए इसमें नहीं है, मैं अभी दिखाया वो संकर है, उनको अनुनाद संरचनाएं कहते हैं, और उस इकाई में जाके आप पढ़ेंगे तो वहां डिटेल भी मैंने पढ़ाया है। अनुनाद संरचनाओं को कैनोनिकल संरचना
या योगदान करने वाली संरचना भी कहते हैं, लेकिन एक काल्पनिक संरचना है। मतलब मूव कर रहा है, ये कल्पना है, मूव नहीं करता, वो मूव करके स्टेबल हो जाता है, फिर वो दोनों में बढ़ जाता है, ऐसा है। वास्तविक संरचना का प्रतिनिधित्व अकेले नहीं कर सकती, ये अपने स्थायित्व अनुपात के आधार पर वास्तविक संरचना में योगदान करती है। ये देखिए, अब यहां पर देखिए कि ये जो मेथिल ग्रुप है इसमें NO2 जुड़ा है, नाइट्रोमेथेन है ये, नाइट्रोमेथेन। तो नाइट्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन डबल और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें से मूव करते हैं, तो ये डबल ए सिंगल, सिंगल डबल, ये मूव करते रहते हैं। देखिए, तो हम इसको दोनों के बीच का बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं? ऐसे नाइट्रोजन में दोनों ऑक्सीजन को जोड़ करके ऐसे दोनों में ऐसे डॉटेड डॉटेड कर देते हैं, ऐसे डॉटेड डॉटेड, ठीक है, तब ये सही संरचना बनती है। तो दोनों के बीच की अवस्था आती है, इसमें भी डबल, इसमें भी डबल, दोनों के बीच का डेड डेड बॉन्ड हो जाता है, समझ लो, एक प्रकार से आप कहोगे तो, ठीक है। अनुनाद का एक अन्य उदाहरण नाइट्रोमेथेन में है, जिसे दो लुईस संरचनाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। देख सकते हैं लुईस संरचना, जिसमें डबल बंध है, इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, देखिए, जिसमें सिंगल बंध है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, देखिए, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं, देख सकते हैं, तो वो उसमें आ गया, इसमें आ गया, ऐसा, तो दोनों के बीच की अवस्था आ जाती है। परंतु यह ज्ञात है कि दोनों NO आबंधों की लंबाइयां समान हैं, ये डबल और सिंगल बंध के बीच का है, यहां पर भी, जैसे वो बेंजीन में आपने देखा था, एकल आबंध तथा डबल आबंध की मध्यवर्ती है। अतः नाइट्रोमेथेन की वास्तविक संरचना दो कैनोनिकल रूप 1 और 2 की अनुनाद संकर हैं, दोनों के बीच की अवस्था रहेगी, अनुनाद संकर है। वास्तविक अणु अनुनाद संकर की ऊर्जा किसी भी केमिकल संरचना से कम होती है। अब देखिए, अभी मैंने जो बनाया था कि अनुनाद संरचना ऐसा है, तो इनकी जो बंध की ऊर्जा है ना, वो इसके बंध की और इसके बंध की ऊर्जा से भी कम है, मतलब ज्यादा ऊर्जा निकली है, अनुनाद के कारण से ऊर्जा ज्यादा निकल गई। अब यहां पर आप देखिए कि नाइट्रोजन में धन और किसी भी एक ऑक्सीजन में ऋण आवेश होता है एट ए टाइम, ऐसा हम देख रहे हैं। तो यह भी एक प्रकार से ध्रुवता प्रदर्शित हुई, धन आवेश और ऋण आवेश की उपस्थिति के कारण से ध्रुवता है। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को खींचा है, पता है ना, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को खींचा है, क्योंकि नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की क्षमता ज्यादा है। वास्तविक संरचना तथा न्यूनतम ऊर्जा वाली अनुनाद संरचना की ऊर्जा के अंतर को अनुनाद स्थायीकरण ऊर्जा कहते हैं। रेजोनेंस के कारण से ऊर्जा और कम हो जाती है, जितनी ऊर्जा निकलनी चाहिए उससे ज्यादा ऊर्जा निकलती है, तो ज्यादा स्थायी। तो आपको पता है ना कि बंध बनते समय ऊर्जा निकलती है, और जितनी ऊर्जा निकल जाती है वो बंध उतना स्थायी हो जाता है, उतना ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो अनुनाद के कारण से बंध ऊर्जा और ज्यादा निकलती है, जिससे वो और ज्यादा स्थायी हो जाती है वो बंध। अनुनादी संरचनाएं जितनी अधिक होंगी उतनी ही अधिक अनुनाद ऊर्जा होगी। समतुल्य ऊर्जा वाली संरचनाओं के लिए अनुनाद विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अनुनाद के कारण से ऊर्जा ज्यादा निकल गई, ज्यादा स्थायी है। अनुनाद संरचनाओं को लिखते समय निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है। अनुनाद संरचनाओं में नाभिक की स्थिति समान रहती है। नाभिक की स्थिति क्या है? देखिए, नाभिक की स्थिति ये है, इसकी समान है, बस बदलती है तो इनकी स्थिति बदलती है। अनुनाद संरचनाओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान ही रहती है, अदला बदली होते रहती है, बस ये है। लेकिन ठीक है, अनुनाद संरचनाओं में वह संरचना अधिक स्थायी होती है जिसमें अधिक सहसंयोजी आबंध होते हैं। ठीक है, अधिक सहसंयोजी आबंध वाली अनुनाद संरचनाएं अधिक स्थायी होती हैं। इनमें सारे परमाणु इलेक्ट्रॉनों के अष्टक हाइड्रोजन परमाणु को छोड़ के, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, अष्टक कहिए डुप्लेट कहें की बात है, अंतिम कक्ष में होती है। विपरीत आवेश का पृथक्करण कम होता है। यदि ऋणात्मक आवेश है तो अधिक विद्युत ऋणी तत्वों पर होता है, धनात्मक आवेश यदि है तो अधिक विद्युत धनी तत्व पर होता है तथा अधिक आवेश प्रसार होता है। आपने यहां पर देखा ना कि ऋण आवेश जो है ऑक्सीजन पे है, नाइट्रोजन पे धन आवेश है, क्योंकि विद्युत ऋणी अधिक है। ऑक्सीजन 3.5 है, नाइट्रोजन 3 है खींचने की क्षमता, तो खींचने की क्षमता 3 है, ये 3.5 है, इसलिए इधर ऋण आवेश है, इधर धन आवेश है।
खींचने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जिसको पॉलिंग स्केल में नापते हैं, 3, 4, 5 ऐसा। सबसे ज़्यादा 4 होता है फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन का 3, क्लोरीन का 3 ऐसा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसको देखते हैं। CH3COO यानी एसीटेट आयन की अनुनाद संरचनाएं लिखें, वक्र तीरों द्वारा इलेक्ट्रॉनों का संचलन दर्शाएं। ये देखिए CH3CO, सीधी सी बात है, कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं। अब इनमें अनुनाद संरचनाएं दिख रही हैं आपको, जैसे नाइट्रो का आपने लिखा था, एक में धन, एक में डबल, एक में माइनस। तो जो एक है, एक आबंध वाला है, उसमें एक पेयर ज़्यादा रहेगा, इसमें एक पेयर कम रहेगा। अब आप ये इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ पर फिर भी ये ऋण आ गया, ये धन आ गया, और फिर से उल्टा आ रहा है, तो फिर से वो अब वापस इस तरफ आ जाएगा, तो बीच में आ जाएगा। तो कार्बन के साथ दोनों ऑक्सीजन ऐसे करके अनुनाद संकर में दिखाएंगे अपन। ठीक है, ये इस तरह से होता है। CH2CH CHO, ठीक है, कि अनुनाद संरचनाएं लिखें। ये एक प्रकार के एल्डिहाइड है, प्रोप 1 2 3, प्रोप 2 in 1 अल, ये आ गया, ये प्रोपिनल, ये प्रोपिनल हो, प्रोपिन 2 in अल। ठीक है, इसकी अनुनाद संरचना लिखें। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। ठीक है, अब इसमें इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है और इधर सिंगल बॉन्ड है। तो हम इसमें देखिए कि इस डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दिए, तो ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया और एक इलेक्ट्रॉन यहां एक्स्ट्रा आ गया, तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया। ठीक है, अब 3 संरचनाएं हैं, देख सकते हैं। क्या संरचना है कि अब एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो इसमें माइनस चार्ज आ जाएगा। ये देखिए, ये माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, यहां पर ये माइनस नहीं था, यहां पर प्लस था, लेकिन अब ये माइनस चार्ज आ गया। तो 3 संरचनाएं हैं। स्थायित्व तो कैसा रहेगा, इसकी सबसे ज्यादा स्थायी है, फिर ये कम स्थायी है और ये उससे कम स्थायी है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहां पर जो है ठीक है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, ये पूरा परमाणु जो है आप देख सकते हैं, पूरा अणु जो है, सॉरी, ये पूरा अणु न्यूट्रल है। जबकि इसमें धन आवेश है, यहां पर ऋण आवेश है, यहां पर भी धन आवेश है, यहां पर भी ऋण आवेश है। तो आपको पता है कि ऋण आवेश धन आवेश में आक्रमण जल्दी होता है, तो इनमें आक्रमण हो जाएगा, तो कम स्थायी है, ये सबसे ज्यादा स्थायी है। फिर ये क्यों ज्यादा स्थायी है? क्योंकि इसमें ऋण आवेश ऑक्सीजन के पास है और ऑक्सीजन जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन को देगा नहीं, तो इसलिए ये ज्यादा स्थायी है। लेकिन यहां पर ऋण आवेश मेथिल पे है, तो ये ऋण आवेश जल्दी से आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, इसलिए ये कम स्थायी है। इसमें सबसे ज्यादा रिएक्शन होगा, उसके बाद इसमें कम, सबसे कम। ठीक है, अब इसका कारण बता रहा है। पहला वाला सर्वाधिक स्थायी है, क्योंकि प्रत्येक कार्बन तथा ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण है और कहीं पर धनावेश ऋण आवेश नहीं है, मैंने बताया। देखिए, तथा कार्बन और ऑक्सीजन पर विपरीत आवेशों का पृथक्करण नहीं है, धनावेश ऋण आवेश नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा स्थायी है। दूसरा, ऋण आवेश अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु पर तथा धन आवेश अधिक धन विद्युतीय परमाणु पर है, इसलिए वो जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे। जबकि तीसरा न्यूनतम स्थायी है, क्योंकि धन आवेश अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु पर उपस्थित है। ये देखिए, धन आवेश ऑक्सीजन पे है, तो ऑक्सीजन तो खींचना चाहेगा ना इलेक्ट्रॉन, तो जल्दी से खींच लेगा कहीं से इलेक्ट्रॉन, तो जल्दी रिएक्ट करेगा। अधिक धन विद्युतीय कार्बन पर ऋणावेश उपस्थित है, तो जल्दी से ऋणावेश को दे सकता है। अब अगला उदाहरण है, निम्नलिखित संरचनाएं 1 और 2 CH3COOCH3 एस्टर है, ये RCOOR ये एस्टर है, कि वास्तविक संरचना में कोई विशेष योगदान क्यों नहीं करती है। ये देखिए, ये दोनों में कोई योगदान क्यों नहीं है। दोनों संरचनाओं का विशेष योगदान नहीं होगा, क्योंकि इनमें विपरीत आवेशों का पृथक्करण है। इसके अतिरिक्त संरचना 1 में कार्बन का अष्टक पूर्ण नहीं है। ये देखिए,
इसमें कार्बन में धन आवेश है, इसके कारण से ये स्थायित्व तो नहीं पाएगा, और इसमें इस ऑक्सीजन पे धन आवेश है, इसलिए ये स्थायी नहीं होगा। तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये दोनों उनका कोई योगदान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि धन आवेश ऋण आवेश का यहां पर वितरण हो गया है। ठीक है, अब ये अनुनाद प्रभाव में धन आर प्रभाव और ऋण आर प्रभाव, ये दो प्रभाव और हैं, इनको हम थोड़े से और बाकी प्रभाव को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब ये काफ़ी लंबा हो जा रहा है, अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।